हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। और ये इसका पार्ट 4.3 वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो मतलब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन और सी टाइप की रिएक्शन थी सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा केमिकल प्रॉपर्टीज में जब हम लोग हेलो एल्केन की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ करा रहे थे या सिल्वर साइनाइड के साथ करा रहे थे, तो प्रोडक्ट बन रहा था एल्काइल साइनाइड और एल्काइल आइसोसाइनाइड रेस्पेक्टिवली। तो हमें उनकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन को यहाँ समझना है, क्योंकि उससे रिलेटेड जो कन्वर्जन्स हैं वो आप लोगों के हेलो एल्केन्स वाली एक्सरसाइज में और जो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट यूनिट है, उसमें भी ये कन्वर्जन बनते हैं। तो हम लोग यहाँ अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल साइनाइड और एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो देखिए मैं हेडिंग लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ RCN मतलब एल्काइल साइनाइड एंड RNC एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट पेपर टाइप का बनाऊंगा, उससे हम लोग इनको केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पास है एल्काइल साइनाइड, और इस एल्काइल साइनाइड की रिएक्शंस करते हैं हम लोग अलग अलग टाइप की रिएजेंट के साथ में। ठीक है जी, देखिए हम लोग 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पढ़ने वाले हैं हेलो एल्काइल साइनाइड की। पहला है, हम लोग इसका करते हैं एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। हम लोग एल्काइल साइनाइड का एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं। अब देखिए हाइड्रोलाइसिस का सीधा सा मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर फॉलोड बाय ब्रेकिंग ऑफ वाटर, और एल्कलाइन का मतलब है कि बेसिक मीडियम में। तो देखो बेसिक मीडियम को मैं जनरली ऐसे लिख सकता हूँ OH हाइड्रोक्साइड और H2O, या आप लोगों को पर्टिकुलर ऐसा भी मिल सकता है कि ये लिया मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड और इसके साथ में मेरे को जोड़ना है H2O। ये है एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। Whenever this alkyl cyanide reacts with water in basic medium, then what will be the major product? तो उसको समझिए आप लोग। देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ कार्बन पर आएगा प्लस और नाइट्रोजन पर आएगा माइनस। ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, मतलब पहले वाटर का क्या होगा, एडिशन होगा, और वाटर का सिंपल मतलब क्या है कि H प्लस एंड OH माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, प्लस को माइनस से जोड़ देंगे और माइनस को प्लस से। तो देखो मेरे पास ये कुछ ऐसा आ जाएगा RC डबल बॉन्ड N पर कैसा है नेगेटिव, तो इस पर जोड़ दीजिए H, और कार्बन पर क्या आ जाएगा OH, क्योंकि कार्बन पे क्या आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, अब एक चीज़ देखें आप लोग, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग जानते ही हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3.5। तो whenever hydrogen atom is directly attached to an atom which is having electronegativity 3 or more than 3, then this hydrogen said to be active hydrogen or acidic hydrogen। तो देखिए acidic hydrogen, single bond and double bond। तो एक्टिव हाइड्रोजन की अल्टरनेटिव पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। तो इट विल शो टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म को मैं कैपिटल T से डिनोट करता हूँ, या टॉटोमेरिज्म का एक और नाम है, अच्छा यहाँ पे मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, टॉटोमेरिज्म, या इसको हम लोग कीटो एनोल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं कॉमनली। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म, या मैं इसको सिंपल T से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पर होता क्या है कि दिस हाइड्रोजन विल शिफ्ट टू दिस डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस ऑक्सीजन एटम। तो देखो क्या होगा, RC ऑक्सीजन एटम के पास आ जाएगा डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन चला जाएगा इधर, तो ये क्या बन जाएगा RCONH2, इसका नाम है अमाइड। तो whenever alkyl cyanide get hydrolyzed in basic medium, then only one water molecule will be added, only one। देखो 1 molecule of water is added in basic medium। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एसिडिक मीडियम में।
एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, मतलब एसिडिक मीडियम में हम लोग वाटर को ऐड करेंगे और फिर उसकी ब्रेकिंग करेंगे। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का सिंपली मीन्स H प्लस एंड दिस इज H2, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 2H2 बिकॉज इन एसिडिक मीडियम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी एडेड फॉलोड बाई इट्स ब्रेकिंग। चलिए तो देखो पहला वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो आपको डेफिनेटली क्या मिलने वाला है, यही मिलेगा। अगर 1 वाटर मॉलिक्यूल जो ऐड होगा तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCONH2। लेकिन जब इसमें हम लोग सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड करते हैं तो देखिए हाइड्रोजन जुड़ जाता है NH2 से और OH जुड़ जाता है RCO से, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा RCO, दिस इज OH प्लस NH3। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि whenever alkyl cyanide get hydrolyzed in acidic medium then it will produce acid. Acid will be the major product। और एक चीज याद रखना, ये जो साइनाइड ग्रुप है इट इज हाईली ससेप्टेबल फॉर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। जब हम लोग एसिड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि एसिड की जो जीएमपी है, मतलब हम लोग एसिड को जब बनाएंगे तो एल्काइल साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करके हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई एल्काइल साइनाइड की। अब आते हैं हम लोग थर्ड रिएक्शन पर, दैट इज हम लोग इसका करेंगे रिडक्शन। तो देखिए रिडक्शन के लिए मुझको क्या चाहिए, रिडक्शन के लिए मुझको चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लिया है टिन ऑक्साइड के साथ में डाइल्यूट HCl, दिस इज डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 नेसेंट हाइड्रोजन हमको मिलती हैं। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है कि ऐसी हाइड्रोजन जो रिएक्शन में अभी हाल ही में इमीडिएटली जो प्रोड्यूस होती है। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है इट विल बी रेडी टू अटैच ऑन दिस अनसैचुरेटेड बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी कार्बन से और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी नाइट्रोजन से, आपके पास ये मिलेगा। फिर फर्दर हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग करते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस। तो मैं यहाँ पे जनरली हाइड्रोलाइसिस को ऐसे दिखा दूंगा कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, RCHO प्लस NH3। ठीक है, तो दिस एल्डिहाइड विल बी द मेजर प्रोडक्ट। और ये जो रिएक्शन है ये नेम रिएक्शन है, मतलब एक साइंटिस्ट ने इसको सजेस्ट किया, और वो साइंटिस्ट क्या थे, देखिए उन साइंटिस्ट का नाम है स्टीफन्स, और उन्हीं के नाम पर हमने इसको बोल दिया स्टीफन्स रिडक्शन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डिहाइड की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी हम इसको डिस्कस करेंगे, स्टीफन्स रिडक्शन मेथड। ठीक है, तो आप लोगों को नेम रिएक्शन में सेम वही कंडीशन लेनी है जो साइंटिस्ट ने यहाँ पर कंडीशन ली है। तो एल्काइल साइनाइड की मैं यहाँ पे केवल 4 प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा और वही 4 बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। देखिए जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि इन रिएक्शंस का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये फॉर्मूले हैं, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले पढ़ते हैं हम लोग, फिर उन फॉर्मूले की एप्लीकेशन आती है न्यूमेरिकल्स में। तो लाइकवाइज ये सारी रिएक्शंस एक फॉर्मूले हैं, जब हम लोग कन्वर्जन्स करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सरसाइज के, तब आप लोगों को इनको अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अब आती है 4th इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज यहाँ पर भी हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, और वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है कि सोडियम डिसॉल्व्ड इन इथेनॉल। Whenever sodium dissolved in ether 4 nascent hydrogen get released। ठीक है, 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर रिडक्शन जब करेंगे हम लोग तो देखिए यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, वो भी एल्काइन वाला, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे यहाँ, देखो टोटल 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ RCH2, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो ए नेम रिएक्शन, दिस इज मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस, देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसमें कि आप लोगों को दे दिया जाएगा एल्काइल साइनाइड, ये रिएजेंट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अगर आपको ये फॉर्मूले याद होंगे
देन ओनली यू कैन राइट द मेजर प्रोडक्ट। अब हम अपने दिमाग से कोई गैस नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये रिएक्शंस पढ़ी हैं देन ओनली यू विल एबल टू राइट द आंसर। ठीक है, तो ये 4 इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस थी किसकी, एल्काइल साइनाइड की, एल्काइल साइनाइड की इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शन। अच्छा देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये एल्काइल साइनाइड है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो कॉमन नेम क्या है, इथाइल साइनाइड। ठीक है, अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो देखो 1 2 एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और CN के लिए क्या आएगा, नाइट्राइल, तो इथेन नाइट्राइल। ये है इसका IUPAC नेम और ये है इसका कॉमन नेम, याद रखना आप लोग। चलिए, तो ये थी RCN। अब मैं यहाँ पर 2 इंपोर्टेंट रिएक्शन लिखता हूँ, RNC, एल्काइल आइसोसाइनाइड की 2 इंपोर्टेंट रिएक्शन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, मैंने लिया यहाँ NaC2H5OH, रिड्यूसिंग एजेंट है, 4 नेसेंट हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड। अब ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन कैसे जुड़ेंगे, देखो R NH और CH3। यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 2 डिग्री अमाइन, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, केवल 1 डिग्री अमाइन। यहाँ क्या मिल रहा है, 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लूँ, देखिए एल्काइल आइसोसाइनाइड का अगर मैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करूं तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस का सीधा सा मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी एडिड। तो देखिए कुछ ऐसा होगा, देखो RNC, एक हाइड्रोजन एक OH, एक हाइड्रोजन एक OH, बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, आपको मिल गया RNH2 प्लस ये मिल गया HCO एंड OH। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 डिग्री अमाइन। अब सी द डिफरेंस, जब मैंने एल्काइल साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया है तो आपको मेन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एसिड। अगर आप एल्काइल आइसोसाइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको मेन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 1 डिग्री अमाइन। तो डियर स्टूडेंट, दीज आर दी सम इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस शोन बाई एल्काइल साइनाइड एंड एल्काइल आइसोसाइनाइड। अब देखिए, ये प्रॉपर्टी आपकी NCERT में नहीं है, लेकिन जब आप लोग कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, या एसिड वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी एप्लीकेशन बनती है। तो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई एक पॉइंट आज छोड़ते हैं तो उससे रिलेटेड 2 कॉन्सेप्ट हम लोगों को आगे समझ में नहीं आने वाले हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं चीज़ों को एकदम समझाते हुए सीक्वेंस में चलूँ, चाहे वो उस चैप्टर के कितने भी वीडियो पार्ट्स बन जाएं। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ये 4th पार्ट है, ये है ना, 4, 4.1, 4.2, 4.3। ठीक है, तो लेकिन पार्ट की हमको कोई चिंता नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ताकि आप लोग लंबे समय तक इन चीज़ों को याद रख सकें, समझ सकें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मोनोहेलाइड की सभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उससे रिलेटेड सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। मोनोहेलाइड के बाद हम लोग सीक्वेंस में पढ़ते हैं डाईहेलाइड्स, और डाईहेलाइड्स हैं 2 टाइप्स के, जेमिनल डाईहेलाइड और विसिनल डाईहेलाइड। और थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चलें तो एक और टाइप बनता है, दैट इज अल्फा ओमेगा डाईहेलाइड या 1,3 डाईहेलाइड। आप लोगों की NCERT में मोनोहेलाइड सिलेबस में है, डाईहेलाइड नहीं है, उसके बाद सीधे आता है ट्राईहेलाइड। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर मैं डाईहेलाइड अभी यहाँ इस हेलोएल्केन और हेलोरीन यूनिट में इंक्लूड करता हूँ तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और कुछ एडवांस टॉपिक इसमें मुझे इंक्लूड करने पड़ेंगे, जिससे कि आप लोगों का ज़्यादा समय इसमें लगने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें डाईहेलाइड को इंक्लूड ना करके हम लोग सीधे NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग पहुँचते हैं ट्राईहेलाइड पर। लेकिन अगर आप लोगों की डिमांड रही कि नहीं सर आप हमको डाईहेलाइड भी कंप्लीट करा दीजिए, तो उसका एक सेपरेट वीडियो अलग से मैं इस यूनिट में ऐड कर दूंगा। लेकिन अभी हम लोग सीक्वेंस की अगर बात करें तो मोनोहेलाइड के बाद स्टार्ट करते हैं ट्राईहेलाइड। तो देखिए ट्राईहेलाइड्स में जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ट्राई मीन्स 3, और ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा हेलोजन डेरिवेटिव जिसमें 3 हेलोएल्केन 3 हेलोजन प्रेजेंट हों। जैसे हम लोग यहाँ पे 2 प्रकार के ट्राईहेलाइड पढ़ेंगे इंपोर्टेंट में,
जैसे एक पढ़ेंगे हम लोग CHCl3, CHCl3 जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म, और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन, बोर्ड का एक भी क्वेश्चन आप लोगों को मेरे नोट से बाहर नहीं मिलेगा। तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल्सो ऑन मी, अपने आप पर भी विश्वास रखिए और मेरे पर भी विश्वास रखिए। कोई भी सिंगल पॉइंट आप मेरे नोट से बाहर नहीं पाएंगे। तो इन नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर के नोट्स क्या सफिशिएंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये मोर देन सफिशिएंट हैं, बिलीव मी। मुझे पिछले 11 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन, इवन अ सिंगल MCQ मेरे नोट से बाहर का नहीं होगा। तो आंख बंद करने का मतलब ये है कि मतलब एक डायरेक्शन में सोचते हुए केवल मेरे नोट्स को फॉलो करिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कहीं से भी करिए, उसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो देखिए, एक है क्लोरोफॉर्म और एक है डियर स्टूडेंट आयोडोफॉर्म। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म और फिर पढ़ेंगे हम लोग आयोडोफॉर्म। देखिए, अगर आप लोग चेक करना चाहें तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि जैसे हम लोगों ने हेलो एल्केन की जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा है, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली है और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, किसकी? मोनोहेलाइड्स की। अब आप लोग एनसीईआरटी में इसको चेक कर लीजिए। तो एनसीईआरटी से मैंने कहीं ज़्यादा आप लोगों को नोट्स में इंक्लूड करा दिया है। इवन जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं या इन टेक्स्ट के जो क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी मैंने आपके नोट्स में इंक्लूड करा दिया है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। आपकी एनसीईआरटी में केवल नाम लिखा हुआ है क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म, इनके बारे में डिटेल नहीं है, लेकिन मैं आपको डिटेल बताऊंगा क्योंकि उस डिटेल पर क्वेश्चन बोर्ड में बने हैं। बोर्ड में बने हैं तो डेफिनेटली जेईई और नीट में तो बन ही सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं पढ़ूंगा क्लोरोफॉर्म, उसके बाद में आयोडोफॉर्म। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की जनरल फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ये है HCCl3। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखना चाहूँ, IUPAC नेम, तो क्या बनेगा? देखिए, एक कार्बन एटम है, 3 क्लोरीन एटम है, तो सिंपल मैं क्या लिख दूँ? ट्राई क्लोरोमीथेन। तो ट्राई क्लोरोमीथेन इज इट्स IUPAC, ट्राई क्लोरोमीथेन। और क्लोरोफॉर्म तो इसका कॉमन नेम है ही। चलिए, अब हम लोग आते हैं इस पर सीधे सीधे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, GMP, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में GMP का कोई जिक्र नहीं है क्लोरोफॉर्म की, लेकिन मैं आपको कराऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना है। चलिए, तो हम लोग GMP की बात करें, क्लोरोफॉर्म की GMP की अगर बात करें तो सबसे पहला है फ्रॉम मीथेन। हम लोग मीथेन से क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए, मीथेन की रिएक्शन करा दूं मैं क्लोरीन के साथ में और सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर आप लोगों को याद हो तो हेलो एल्केन की GMP में मैंने पहला मेथड यही लिखा है। हम लोग अगर हेलो एल्केन बनाते हैं GMP में तो फ्रॉम एल्केन से हम लोग हेलो एल्केन बनाते हैं, हम लोग हेलोजन की रिएक्शन कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर मुझे एल्केन मतलब मीथेन और क्लोरीन का रेशियो लेना पड़ेगा 1:3। तो मुझको यहाँ प्रोडक्ट मिल जाएगा CHCl3 प्लस 3HCl। CHCl3, देखो 3 हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो गए हैं और 3 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, और यहाँ पे मैंने 1:3 का रेशियो लिया है मीथेन और क्लोरीन का। तो ये मेरे को क्या मिल गया? क्लोरोफॉर्म। चलिए, दूसरा मेथड देखिए, अगर आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 है, तो मैं इसको कर सकता हूँ रिड्यूस, और रिड्यूस करने के लिए मैंने यूज़ किया ZnHCl, जिंक को डिजोल्व कर दिया डाइल्यूट HCl में, तो मुझे मिल जाएगा CHCl3 प्लस HCl। यहाँ पर मैंने किया है सब्सटीट्यूशन मीथेन में, और यहाँ पर मैंने किया है रिडक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड में, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये कॉमन नेम है। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो क्या होगा? टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। ये IUPAC नेम है। अब आते हैं हम लोग थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इस पर बना है क्वेश्चन, और वो इंपॉर्टेंट मेथड है लैब मेथड। हम लोग क्लोरोफॉर्म को लैब में बना सकते हैं। अब लैब में बना सकते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। चलिए, तो लैब में बनाते किससे हैं? रिएक्टेंट कौन कौन से लेंगे हम लोग, वो समझिए। हम लोग लेंगे यहाँ पर इथेनॉल।
तो इथेनॉल को मैं लिख देता हूँ CH3CH2OH, ठीक है, दिस इज इथेनॉल, इथेनॉल। और इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ, देखिए CaOCl2 प्लस H2O। अब आप लोग जानते हैं CaOCl2 को क्या बोलते हैं हम लोग, CaOCl2 को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले समझ लेते हैं इसे। CaOCl2 का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो देखिए यहाँ प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CaOH का होल ट्वाइस, देखो CaOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पर दो नेसेंट क्लोरीन बनने वाली हैं। नेसेंट क्लोरीन क्या होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग। ये क्लोरीन कैसी होंगी, ऑक्सीडाइजिंग होंगी। तो ये दो क्लोरीन क्या करती हैं डियर स्टूडेंट, ये दो क्लोरीन यहाँ से इन दो हाइड्रोजन को निकाल कर ले जाएंगी। और हम लोग जानते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ पर बेसिकली हमने इथेनॉल का क्या किया है, ऑक्सीडेशन। तो मुझे यहाँ प्रोडक्ट साइड में क्या मिलेगा सर, मुझे मिल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड O, दिस इज इथेनल। ये है एल्कोहल और ये है एल्डिहाइड, याद रखना है, ऑल है और यहाँ पर अल है, ये एल्कोहल है और ये एल्डिहाइड है, ठीक है। चलिए अच्छा, ये तो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का और H2O का, ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट होंगे। जरूरी थोड़ा है कि केवल दो ही क्लोरीन निकलेगी, दो क्लोरीन तो एक मॉलिक्यूल से निकली है, ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि उन कई सारे मॉलिक्यूल में से 3 क्लोरीन हमने यूज की यहाँ, 3 क्लोरीन, और ये 3 क्लोरीन इन तीनों हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर देगी और यहाँ पर बन जाएगा सर CCl3 एंड दिस इज CHO। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसका नाम है क्लोरल। आप लोगों से बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरल, राइट इट्स स्ट्रक्चर। तो क्लोरल क्या है, CCl3 एंड CHO, ठीक। अब देखिए ये जो क्लोरल मुझको मिला है, इस क्लोरल की रिएक्शन होगी, इस क्लोरल की रिएक्शन होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। इस क्लोरल की रिएक्शन किसके साथ हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो फाइनली मुझे मिल गया CHCl3 प्लस कैल्शियम फॉर्मेट। अच्छा देखिए, आप लोग चाहें तो केवल मेन प्रोडक्ट लिख सकते हैं, साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, देखो इथेनॉल की रिएक्शन करी है ब्लीचिंग पाउडर से, इथेनॉल मिल गया। इथेनॉल में 3 नेसेंट क्लोरीन निकली थी यहाँ से, देखो ये तो एक मॉलिक्यूल से 2 निकली हैं, कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, उनमें से मैंने 3 को यूज़ कर लिया यहाँ। तो ये बन गया CCl3CHO, जिसको क्या बोलते हैं क्लोरल, और मुझे मिल गया यहाँ पे CHCl3 प्लस कैल्शियम फॉर्मेट, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है जी। चलिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, ये रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी आपसे, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट था कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरल। तो क्लोरल कैसे बना है ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। चलिए अच्छा, अभी ये जो क्लोरोफॉर्म आपको मिला है यहाँ पर, ये क्लोरोफॉर्म अभी प्यूरिफाइड नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसमें और भी नेसेंट क्लोरीन प्रेजेंट हो जो इसका फर्दर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दें, CCl4 बना सकती हैं। तो हम लोग इस क्लोरोफॉर्म को यहाँ प्यूरिफाई करने के लिए इसमें कास्टिक सोडा की रिएक्शन करा देते हैं, इसमें कास्टिक सोडा की रिएक्शन करा देंगे, उससे इसका प्योरिफिकेशन हो जाता है। चलिए, तो अभी बस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हमने क्लोरोफॉर्म बना दिया, क्लोरल समझ में आ गया आपके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, इंपॉर्टेंट, कि क्लोरल हाइड्रेट क्या है। क्लोरल हाइड्रेट, ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरल हाइड्रेट। तो क्लोरल हाइड्रेट क्या है उसको समझिए। देखिए, ये है मेरे पास CCl3 एंड दिस इज CHO, और हाइड्रेट का मतलब है कि एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्लोरल हाइड्रेट बनाते हैं हम लोग, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन पर आएगा प्लस और ऑक्सीजन पर आएगा माइनस, H2O में H पे प्लस है और OH पर माइनस है। चलिए, तो हम लोग नेगेटिव को किससे जोड़ देंगे, पॉजिटिव कार्बन से, और पॉजिटिव हाइड्रोजन को जोड़ देंगे नेगेटिव ऑक्सीजन से। तो देखिए हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलेगा CCl, यहाँ Cl, और देखिए CH, यहाँ पर OH और ये OH, कुछ इस तरह से मिलने वाला है हमको। तो दिस इज क्लोरल हाइड्रेट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक ही कार्बन एटम से 2 OH जुड़े हुए हैं,
देखिए इस वाले कार्बन एटम से जिस पे मैंने स्टार लगाया है, इस पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप ये है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप ये है। और हम एक रूल जानते हैं कि एक ही कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं कि जनरली ये OH और एक H यहाँ से निकल जाएगा तो H2O निकाल देते हैं, लेकिन क्लोरल हाइड्रेट में ऐसा नहीं होता है। क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल, स्टिल इट इज हैविंग 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप एट द सेम कार्बन एटम। तो एक्सेप्शनली क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल ड्यू टू, अब उसका रीजन समझिए कि देखो यहाँ पे क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इस एक्टिव हाइड्रोजन की हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं यहाँ लिखूंगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्लोरल हाइड्रेट क्यों स्टेबल है, तो क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बार दोबारा से बताता हूं आपको कि अगर किसी कंपाउंड में एक ही कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं तो वो कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं। उन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप में से OH और H निकल जाता है, मतलब H2O निकल जाता है। लेकिन क्लोरल हाइड्रेट के केस में एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है बट इट इज स्टेबल। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन दिस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एंड दिस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ये रीजन पूछने को आ सकता है। चलिए, तो ये हो गया मेरे पास क्लोरोफॉर्म की GMP और लैब मेथड इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रिगार्डिंग दिस क्लोरल। एक तो पूछ लेंगे क्लोरल का फॉर्मूला क्या है, फिर पूछ लेंगे क्लोरल हाइड्रेट क्या है, फिर पूछ सकते हैं क्लोरल हाइड्रेट स्टेबल क्यों है, फिर पूछ सकते हैं कि क्लोरल की एप्लीकेशन क्या है, क्लोरल का हम लोग यूज कहाँ कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, देखो मैं यहां बनाता हूं, यूज ऑफ क्लोरल, यूज ऑफ क्लोरल। देखिए मेरे पास है CCl3 एंड CHO, दिस इज क्लोरल, और इसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ में। दिस इज क्लोरोबेंजीन का 1 मॉलिक्यूल एंड दिस क्लोरोबेंजीन का 2nd मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, एक ऑक्सीजन एटम और ये 2 हाइड्रोजन एटम, ये 2 हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा। अब ये जो H2O निकलेगा तो बाकी चीज़ों को क्या करेगा, जोड़ेगा। तो आपको फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है उसको देखिए। आपको फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा, देखो इसको साफ कर देता हूँ मैं, आपको मिलेगा CCl3 CH देखिए CCl3, ये रहा CCl3, ये CH, ये CH, अब ये H2O निकल गया पूरा, बाकी के दोनों क्लोरोबेंजीन को यहाँ जोड़ दीजिए। अब इसका मैं नाम लिखूँ, देखो डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन एटम है, दैट मीन्स इथेन। तो दिस इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इट्स शॉर्ट फॉर्म इज DDT, और DDT को कैसे यूज करते हैं हम लोग, इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। ये कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए काम आती है, इंसेक्टिसाइड है ये। ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड में हम लोग इसका स्प्रे करते हैं ताकि जो कीट पतंगे हैं वो मर जाएं। तो ये है DDT। क्लोरोफॉर्म से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए हमने GMP पढ़ ली है, क्लोरोफॉर्म की GMP है, और GMP के बाद अब हम लोग आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑफ क्लोरोफॉर्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखिए पहला पॉइंट कि इट इज कलरलेस और स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। कलरलेस है और स्वीट स्मेलिंग। सेकेंड, इट इज वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि रूम टेम्परेचर पर ये क्या बना देता है, वेपर बना देता है।
क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट केवल 61 डिग्री सेल्सियस है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 61 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर पर डेफिनेटली इसकी वेपर बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए वॉलेटाइल है। इसीलिए हमको कैसे रखना चाहिए ये? इसीलिए ये हमेशा हमको क्लोज्ड कंटेनर में रखना चाहिए, क्लोज्ड बोतल में रखना चाहिए। खुला रख देंगे तो ये उड़ जाएगा। जैसे हम लोग किसी ग्लास में मान लो पेट्रोल ले लें, तो पेट्रोल हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद वो पूरी उड़ जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म वॉलेटाइल है, इसीलिए हमें इसको हमेशा किसी एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट 61। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट इज़ हैवियर देन वाटर। अगर हम लोग वाटर की डेंसिटी और क्लोरोफॉर्म की डेंसिटी की बात करें तो क्लोरोफॉर्म की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। इट इज़ हैवियर देन वाटर। अगर हम लोग वाटर और क्लोरोफॉर्म को मिलाते हैं तो क्लोरोफॉर्म की नीचे वाली लेयर बनेगी बॉटम लेयर, और जो वाटर है उसकी अपर लेयर बनती है। तो ये थी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हम लोग यहाँ चेक करते हैं ज़रा। ऑक्सीडेशन का सीधा सा मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मान लीजिए मेरे पास क्लोरोफॉर्म रखा हुआ है, क्लोरोफॉर्म है मेरे पास, ठीक, और इस क्लोरोफॉर्म के कंटेनर में ऑक्सीजन एंटर कर गई। क्लोरोफॉर्म के कंटेनर, जो क्लोरोफॉर्म का कंटेनर मान लीजिए, उसमें ऑक्सीजन एंटर कर गई, देन इट विल गेट ऑक्सीडाइज एंड विल फॉर्म COCl2, and this COCl2 is a poisonous gas which is known as phosgene gas। ये फॉस्जीन गैस है, बहुत ही पॉइजनस है, इसीलिए हमें इस फॉस्जीन गैस को बनने नहीं देना है। मान लीजिए ये मेरे पास क्लोरोफॉर्म की बोतल है, ये क्लोरोफॉर्म की बोतल थी मेरे पास, इस तरह से क्लोरोफॉर्म इसमें रखा हुआ है। अब क्लोरोफॉर्म की बोतल में कैसे भी करके मान लीजिए ऑक्सीजन एंटर कर गई, तो ऑक्सीजन एंटर कर गई तो क्लोरोफॉर्म का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने से क्या बन रहा है? फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस कैसी है? पॉइजनस। इसका मतलब ये है कि मैं इस क्लोरोफॉर्म को अब यूज नहीं करूंगा। तो क्लोरोफॉर्म को हम यूज करते कैसे हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लोरोफॉर्म यूज्ड एज एनेस्थेटिक। बेहोश करने के लिए हम लोग क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं। मैं हिंदी में लिख देता हूं, बेहोशी की दवा। एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोशी की दवा, या सुन्न करने के लिए इसको, जैसे आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में रूमाल पे ऐसा कोई लिक्विड डालते हैं और ऐसे लगा के किडनैप करके ले जाते थे, तो वो क्लोरोफॉर्म था। तो क्लोरोफॉर्म को कैसे यूज़ करते हैं सर? एनेस्थेटिक की तरह। लेकिन मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म यूज़ किया और क्लोरोफॉर्म का हो चुका था पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट थी? फॉस्जीन गैस। तो वो व्यक्ति बेचारा बेहोश होने के बजाय निकल लेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें क्लोरोफॉर्म को बहुत ही सावधानी से स्टोर करना चाहिए। तो हमें स्टोरेज ऑफ क्लोरोफॉर्म में क्या बातें याद रखनी है उसको समझ लीजिए। स्टोरेज ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी है और बोर्ड में तो पूछे ही जाते हैं। तो स्टोरेज ऑफ क्लोरोफॉर्म में हमको क्या क्या सावधानी रखनी है, पहले वो वाले पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें क्लोरोफॉर्म शुड बी स्टोर्ड, क्लोरोफॉर्म शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, ताकि उसमें एयर बिल्कुल एंटर ना कर पाए। एयर टाइट कंटेनर। और क्या करना चाहिए? इट शुड बी फिल्ड, इट शुड बी फिल्ड इन डार्क कलर्ड बोतल। डार्क कलर्ड बोतल क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उसमें अगर सनलाइट भी नहीं पहुंच नहीं पाई है। जैसे कफ सिरप देखते हैं आप लोग, कफ सिरप जो है वो ब्राउन कलर के ग्लास की बनी होती है, उसको एम्बर कलर्ड बोलते हैं। तो डार्क कलर की बोतल होगी तो उसमें सनरेज अंदर एंटर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सनरेज और ऑक्सीजन होती है तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग सनरेज को ब्लॉक करना चाहते हैं। तो कैन बी फिल्ड इन डार्क कलर, इट शुड बी फिल्ड इन डार्क कलर्ड बोतल, डार्क कलर्ड बोतल। एंड और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट शुड बी फिल्ड, इट शुड बी फिल्ड अप टू ब्रिम।
हमें जो बोतल है, जो डार्क कलर्ड बोतल है, उसकी जो चूड़ियाँ, जो ऊपर ढक्कन जो रहता है, उसकी गर्दन तक हमको क्लोरोफॉर्म भरना चाहिए, ताकि जरा से भी जगह बोतल में खाली ना रहे। जरा सी जगह खाली रहेगी तो एयर एंटर होने के चांसेस हैं उसमें, तो इसीलिए हम लोग उस बोतल को जो है उसकी गर्दन तक भर के रखते हैं। इट शुड बी फिल्ड अप टू ब्रिम। ब्रिम का मतलब होता है जहाँ से चूड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, है ना, बोतल की ढक्कन लगाने की जो चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है। दूसरा, समटाइम्स alcohol can be mixed. Sometimes alcohol can be mixed to prevent oxidation of chloroform. To prevent oxidation of chloroform. इसका मतलब क्या हुआ कि एल्कोहल यहाँ पे नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। आप लोग जानते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट आर दोज कैटलिस्ट विच रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एल्कोहल का काम क्या रहेगा यहाँ पर, नेगेटिव कैटलिस्ट का रहेगा, जो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन को रोक देगा या उसकी स्पीड को कम कर देगा, ठीक है। तो ये था स्टोरेज ऑफ क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है जी। अब आइए, अच्छा मान लीजिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में आपको काम आएगा। मैं अभी यहीं पे सीक्वेंस में बता देता हूँ। देखिए, जैसे मान लो हमने ये सारी प्रिकॉशन रखी हैं, हमने क्लोरोफॉर्म को इन सारी प्रिकॉशन के साथ में स्टोर किया है, लेकिन फिर भी यूज़ करने से पहले हमको क्लोरोफॉर्म को क्या कर लेना चाहिए, टेस्ट कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म, टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। चलिए, मान लीजिए टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म के मैं दो मेथड बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला है AgNO3 टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। मेरे पास है प्योर क्लोरोफॉर्म। अच्छा, प्योर क्लोरोफॉर्म है, इसका मतलब क्या है कि इसमें फॉस्जीन गैस नहीं बनी है। प्योर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर मैं AgNO3 के साथ कराता हूं तो यहाँ पे कोई वाइट पीपीटी नहीं आएगा, वाइट पीपीटी नहीं आएगा, नो वाइट पीपीटी। और अगर मेरे पास इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या है कि इसके साथ में क्या प्रेजेंट है, फॉस्जीन गैस प्रेजेंट है। और अगर मैं अब इसकी रिएक्शन कराता हूँ AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो डेफिनेटली मुझको क्या मिल जाएगा, AgCl का वाइट पीपीटी मुझको मिल जाएगा। तो मान लीजिए जो क्लोरोफॉर्म मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, अगर उसने वाइट पीपीटी दे दिया, इसका मतलब अब मुझे उस क्लोरोफॉर्म को यूज़ नहीं करना है। अगर मैंने वो क्लोरोफॉर्म यूज़ कर लिया तो आदमी बेहोश नहीं होगा, आदमी उठ जाएगा, उड़ जाएगा, वो डेथ हो जाएगी उसकी। दूसरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग। अगर मेरे पास प्योर क्लोरोफॉर्म है, प्योर क्लोरोफॉर्म, प्योर क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी फॉस्जीन गैस नहीं है, और अगर मैं इसमें लिटमस टेस्ट कराता हूँ, लिटमस टेस्ट, तो ये कोई भी लिटमस टेस्ट या ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगा। और अगर ये इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है और अब मैं इसको लिटमस पेपर देता हूँ, तो ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब इट इज हैविंग COCl2 विच इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है जी, ये है। और एक और बता देता हूँ, चलिए आप लोग इंसिस्ट कर रहे हैं तो, कंसंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट, सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। अगर मेरे पास प्योर क्लोरोफॉर्म है, प्योर CHCl3, इसका मतलब है कि इसमें फॉस्जीन गैस नहीं है, और मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, नो रिएक्शन। क्योंकि देखो प्योर क्लोरोफॉर्म कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, सीधी सी बात है। और अगर ये इम्प्योर है, इम्प्योर, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, फॉस्जीन गैस प्रेजेंट है, और फॉस्जीन गैस कैसी है भाई, पोलर है। और अगर अब मैं इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराऊंगा तो इसमें बन जाता है येलो पीपीटी, येलो प्रेसिपिटेट। तो ये देयर आर 3 टेस्ट बाय विच वी कैन प्रूव दैट द गिवन क्लोरोफॉर्म इज सेफ और अनसेफ। अगर क्लोरोफॉर्म सेफ है तभी उसको एनेस्थेटिक की तरह यूज करना चाहिए, अदरवाइज यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज ऑक्सीडेशन। नाउ कम टू द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी इज रिडक्शन। हम क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन कराते हैं।
देखिए ये मेरे पास है CHCl3 और मैं इसका दो मेथड से रिडक्शन कर सकता हूँ। पहला है जिंक के साथ में डाइल्यूट HCl और दूसरा है जिंक के साथ में वाटर। तो जब मैं जिंक और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो इट विल फॉर्म CH2Cl2 और जब मैं Zn के साथ में H2 लूँगा देन इट विल फॉर्म CH4। अब आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एडिशन हुआ है 1 हाइड्रोजन एटम का और 1 क्लोरीन एटम निकल गया है तो CH2Cl2, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम का एडिशन हुआ है और ये बन गया है CH4। ठीक है, थर्ड आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। अब एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस को करना। मेरे पास है क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म में एक ही कार्बन एटम से 3 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं। मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ एक्वस KOH। अच्छा, एक्वस KOH का मतलब क्या है कि मैंने वाटर में क्या मिला दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर दिया है। तो ओवरऑल हो क्या रहा है, एक्चुअली में एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है बट इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं इसको क्या बोलूँगा अब, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या मैं बोल सकता हूँ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग जानते हैं हेलो एल्केन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, NSR। तो ईच क्लोरीन एटम विल बी सब्सटीट्यूटेड बाई द OH। ये OH सब्सटीट्यूट कर देगा, 3 मोल्स लगेंगे एक्वस KOH के और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ HC। देखिए OH एंड OH। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी कि एक कार्बन एटम पर 2 और 2 से अधिक OH कभी आ ही नहीं सकते। अगर आ गए हैं तो क्या होगा, एक OH और H यहाँ से हमेशा निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो देखो ये होगा HCO और यहाँ पर OH, क्योंकि H2O निकल गया ये। अब ये क्या बन गया, ये बन गया फॉर्मिक एसिड। क्या बन गया ये, फॉर्मिक एसिड। और ये कैसा है, बेस। तो दिस फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विद दिस बेस एंड फॉर्म सॉल्ट। तो हमको क्या मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बार और रिएक्शन करेगा और आपको मिलेगा HCOO- एंड दिस K, ये मिल जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीट एग्जाम। उसमें ये पूछा गया था कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट है पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है, तो एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस की है मैंने क्लोरोफॉर्म की, तो फाइनल रिजल्ट मिलेगा पोटेशियम फॉर्मेट। चलिए अब हम लोग आते हैं फोर्थ इंपोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ कि NCERT से एडवांस लेवल है, लेकिन अगर आप लोग तरीके से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही नोट्स लिखिए, एक सीक्वेंस भी इधर से उधर मत करिए, देन आप लोग किसी भी बुकलेट का, चाहे आप आकाश की टेस्ट सीरीज ले लें, चाहे आप LN की टेस्ट सीरीज ले लें, चाहे आप लोग बोर्ड की प्रिपरेशन करें, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, सब क्वेश्चन नोट से कंप्लीट। तो फोर्थ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज आइसोसाइनाइड टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है और बाय नेम पूछा जाता है बोर्ड में भी और हर जगह। आइसोसाइनाइड टेस्ट का एक और नाम है दैट इज कार्बेलामीन रिएक्शन। कार्बेलामीन रिएक्शन। अब ये क्या है इसको समझ लीजिए। देखो हम लोग लेते हैं 1 डिग्री अमाइन, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। मैंने आप लोगों को अमाइन और अदर फंक्शनल ग्रुप में डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं तो वो बता रखा है। इन अमाइन नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं वो डिसाइड करते हैं कि उसकी डिग्री क्या है। यहाँ पे नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है, दैट मीन इट इज 1 डिग्री अमाइन। इसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में HCCl3 और यहाँ लेते हैं एल्कोहलिक KOH। देखिए बहुत सारी बुक में यहाँ पर एक्वस KOH मिलेगा, NCERT में भी यहाँ पर एक्वस KOH मिलेगा, लेकिन मैं सहूलियत के लिए एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH लिख देता हूँ, लेकिन टेक्निकली यहाँ पर एल्कोहलिक KOH ही होना चाहिए, लेकिन NCERT में गिवन है तो मैं यहाँ पर एक्वस KOH लिख देता हूँ। थोड़ी सी मैकेनिज्म मैं यहाँ पर इसकी क्लियर करता हूँ क्योंकि मैकेनिज्म से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है यहाँ। ये मेरे पास है क्लोरोफॉर्म, एक ही कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, और मेरे पास है एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH आप लोग जानते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफर करता है। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन और क्लोरीन, ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को लेके जाएगा अपने साथ
और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल को अपने साथ लेकर जाएगा। तो मेरे पास यहाँ क्लोरोफॉर्म में बचा क्या, आप देखिए 2 क्लोरीन बचे हुए हैं और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन अपने खुद के इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। देखो इस वाले बॉन्ड में एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन का, तो क्लोरीन का तो इलेक्ट्रॉन अपने आप ले गया क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को, ऐसे ही हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को ले गया। तो यहाँ पर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो किसके हैं, वो क्लोरीन के हैं, वो कार्बन एटम के हैं। इस इंटरमीडिएट का नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। कार्बीन एक टाइप का इंटरमीडिएट है जो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे 11th क्लास में, वहाँ डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है, नीट का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो क्या इंटरमीडिएट बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में है, इसका मतलब ये क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये डाइवेलेंट फ्री रेडिकल है। डाइवेलेंट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं इसमें, फ्री रेडिकल, और डाइवेलेंट फ्री रेडिकल को ही क्या बोल देते हैं, कार्बीन बोल देते हैं। चलिए अब क्या होगा, देखो इस कार्बीन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये किस पर अटैक करेगा, जहाँ पर लोन पेयर होगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इस डाइक्लोरोकार्बीन को कर देगा डोनेट, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। चलिए अब ये मेरे पास एल्कोहलिक KOH है, तो एल्कोहलिक KOH का तो मैंने आपको बताया ही है कि क्या काम है, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को हटा देगा, दोनों क्लोरीन को हटा देगा, तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है RN डबल बॉन्ड C। दिस इज एल्काइल आइसोसाइनाइड, और इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल अमीन रिएक्शन, और ये देता है बैड स्मेल। जब बोर्ड प्रैक्टिकल्स होते हैं 12th क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो उसमें हम लोग इसको भी इंक्लूड करते हैं कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस, बिकॉज ओनली 1 डिग्री अमाइन कैन परफॉर्म दिस आइसोसाइनाइड टेस्ट। जो बाकी की 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस हैं वो आइसोसाइनाइड टेस्ट को परफॉर्म नहीं करती हैं। मैं लिख देता हूँ 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन आइसोसाइनाइड टेस्ट को परफॉर्म नहीं करती हैं। तो देखो ये तो था एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन। एलिफेटिक आप लोग जानते ही हैं, लीनियर कार्बन चेन होती है, ठीक है। एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन अगर आपके पास है, जैसे एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन का मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एनिलीन। एनिलीन ये है एरोमेटिक क्योंकि बेंजीन रिंग है इसमें, और 1 डिग्री अमाइन है। इट विल ऑल्सो शो दिस आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो क्लोरोफॉर्म के साथ हम लोग इसकी रिएक्शन करेंगे एल्कोहलिक KOH लेकर, या NCERT के अकॉर्डिंग आप लोग एक्वस KOH ले सकते हो, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा NC, इसका नाम होगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। और फिनाइल आइसोसाइनाइड की स्मेल भी कैसी है, बैड स्मेल है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आया कि आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल अमीन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ ओनली 1 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट 5th केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग। 5th इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, आप लोग जानते हैं नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HNO3, ठीक है। हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं क्लोरोफॉर्म और इस नाइट्रिक एसिड की, और नाइट्रिक एसिड को हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं HONO2। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये OH और ये H आपस में रिएक्शन करके H2O निकालेंगे, और मेरे पास क्या बचेगा CCl3 एंड NO2। इसको मैं बोलता हूँ नाइट्रोफॉर्म, नाइट्रोफॉर्म, और इसी को बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन, और क्लोरोपिक्रिन को ही बोलते हैं टीयर गैस। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये टीयर गैस क्या है। आप लोगों ने टीयर गैस अखबार में सुनी होगी कि भाई कहीं पर है ना, कुछ बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे,
तो पुलिस को वहाँ से उस भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। तो वो आंसू गैस क्या है, वो यही है नाइट्रोफॉर्म, या इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, टीयर गैस बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी इज 6, रिएक्शन विद एसीटोन। रिएक्शन, अच्छा एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें नहीं हैं, मैं एक्स्ट्रा क्यों करा रहा हूँ आपको, ताकि 12th के साथ आप लोग नीट और जेई की तैयारी भी कर सकें। अगर हो सके तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि इन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक एलन कैरियर इंस्टीट्यूट है, आकाश इंस्टीट्यूट है, आप इनका डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ले सकते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, आपके पास बुकलेट्स भेजेंगे और टेस्ट सीरीज़ भी जो उसमें अटैच रहती है, तो आप लोग मंथली उस टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट करके अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। क्योंकि भाई नेक्स्ट ईयर अगर आप लोग जेई और नीट के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसकी तैयारी आज से ही और अभी से शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग इस पर गौर कर सकते हैं अगर आप लोग नीट और जेई के बारे में सोच रहे हैं तो। रिएक्शन विद एसीटोन, देखो हम लोग जानते हैं एसीटोन का फॉर्मूला है CH3COCH3, और मुझे क्या करना है सर, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करानी है। हाइड्रोजन पर प्लस, पूरे CCl3 पर नेगेटिव, कार्बन पर प्लस और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। अच्छा ये रिएक्शन जब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे वहाँ पर भी रिपीट करेंगे हम लोग। तो नेगेटिव को जोड़ दीजिए पॉजिटिव से और पॉजिटिव को जोड़ दीजिए नेगेटिव से, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए CH3 CCl3, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा H और ये CH3। इसको बोलते हैं क्लोरेटोन, दिस इज क्लोरेटोन, और ये यूज़ की जाती है स्लीपिंग पिल्स में, नींद की गोलियों में ये क्लोरेटोन ये यूज़ किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनता है वो समझिए बोर्ड में, कि राइट द 2 पॉइजनस गैसेज विच कंटेन्स क्लोरीन एटम। तो देखो एक तो हो गई टीयर गैस, इसमें क्लोरीन एटम आ रहा है, और अगर आप लोगों को याद हो एक होगी फॉस्जीन गैस, उसमें COCl2 बनता है। तो दो डेंजरस या 2 पॉइजनस गैसेज जिसमें क्लोरीन है वो कौन सी हो गई, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या टीयर गैस, और एक फॉस्जीन गैस। और पूछ लिया जाए कि क्लोरीन कंटेनिंग कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड बताइए, तो वो क्या बन गया, क्लोरेटोन, जो कि स्लीपिंग पिल्स में, नींद की गोलियों में यूज़ किया जाता है। चलिए, अच्छा और भी कुछ रिएक्शंस हैं जो कि हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। जैसे एक है राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन, मैं अभी उसको डिस्कस नहीं करूँगा, ये हम लोग फिनॉल वाले चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। राइमर टाइमन रिएक्शन है, ठीक है, और फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये हम लोग आगे नेक्स्ट क्लासेस में, या जो एल्डिहाइड वाला चैप्टर या फिनॉल वाला चैप्टर होगा बेसिकली, वहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इनमें क्लोरोफॉर्म इन्वॉल्व है, अभी मैं करा दूंगा तो थोड़ा सा एडवांस और मुझे बताना पड़ेगा, तो अभी इसको रुकिए, इसको यहीं रोकते हैं। हम लोग जब फिनॉल वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे तो मैं राइमर टाइमन रिएक्शन और फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन को बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा। चलिए, तो टोटल है यहाँ पर सर 8 केमिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ और हैं। इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है, देखिए जैसे मेरे पास है क्लोरोफॉर्म, ये ट्राई हैलाइड है, इसकी रिएक्शन मैं करा दूं सिल्वर के साथ में, दूसरे क्लोरोफॉर्म, मतलब क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं हमने इस तरह से, तो देखिए ये 6 क्लोरीन एटम 6 सिल्वर एटम के साथ निकल जाएंगी और मुझको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा इथाइन। तो ये इथाइन की GMP है, मतलब वी कैन प्रिपेयर दिस इथाइन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म ऑल्सो। तो दीज आर दी 9 इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के हम लोग ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ कम टू द आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए, क्योंकि हम लोग ट्राई हैलाइड पढ़ रहे हैं और ट्राई हैलाइड में इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए आयोडोफॉर्म को मैं यहाँ लिखूँ तो आयोडोफॉर्म का नाम क्या हो गया सर, आयोडोफॉर्म तो कॉमन नेम है इसका, आयोडोफॉर्म इज कॉमन नेम, कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या है, ट्राई आयोडो मीथेन, ट्राई आयोडो मीथेन, ये इसका IUPAC नेम है। ठीक है, चलो यहीं पर मैं अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आयोडोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड
और जबकि क्लोरोफॉर्म कैसा है, वॉलेटाइल लिक्विड है, ये है येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जबकि क्लोरोफॉर्म कैसा है, देखिए क्लोरोफॉर्म इज वॉलेटाइल लिक्विड, जिसका बॉइलिंग पॉइंट केवल कितना है 61 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे ये सॉलिड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 119 डिग्री सेल्सियस, 119 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनर्स का, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म, कि दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। मैं एक कार्बन और क्लोरीन को कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ, और ऐसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन, ये आयोडीन, ये आयोडीन और ये आयोडीन। यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन, मान लीजिए कार्बन ये है और क्लोरीन का साइज है ये, तो ये बॉन्ड लेंथ आ रही है, ये कार्बन है और यहाँ पर आयोडीन का साइज है कुछ बड़ा, ये आयोडीन का साइज है। तो हम लोग जानते हैं कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो आयोडोफॉर्म इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोफॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट आयोडोफॉर्म इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोफॉर्म। तो इन आयोडोफॉर्म द बॉन्ड लेंथ इज मोर, bond energy is less, that means the reactivity of iodoform is more as compared to the chloroform। ठीक है जी। अब हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, दैट इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन मतलब इन दिस, बाय दिस रिएक्शन वी प्रिपेयर आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूज टू आइडेंटिफाई द मिथाइल कीटोन ग्रुप और 2 एल्केनॉल ग्रुप। समझिए इसको, मान लीजिए मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास CH3CO और यहाँ कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, मैंने उसको कर दिया Z। या मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो है CH3CHOH और यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए कोई भी हो सकता है, CH2 जो भी है, एनीथिंग। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास या तो मिथाइल कीटोन ग्रुप है, मिथाइल कीटोन ग्रुप, CH3CO को बोला मिथाइल कीटोन, और इस CH3CHOH का मतलब है कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास 2 एल्केनॉल ग्रुप है, मतलब 2 पोजीशन पर क्या आ रहा है, OH आ रहा है। अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अगर मैं उसकी रिएक्शन कराता हूँ NaOH मतलब कास्टिक सोडा के साथ आयोडीन, और मैं कर दूँ उसको हीट, या तो देखो NaOH प्लस I2 को या तो कभी कभी वो कैसे दे देगा, NaOI, और वो दे देगा हीट करके। तो स्टूडेंट जनरली क्या बनता है उसको समझिए, यहाँ बनता है CH3, दिस इज आयोडोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म बनता है। ठीक, और इसी आयोडोफॉर्म रिएक्शन को हम लोग कॉमनली हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कह सकते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। और ये हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे, जिनके पास आइदर मिथाइल कीटोन और 2 एल्केनॉल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। अब समझिए एग्जाम्पल से, ठीक है। मैंने लिखा हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल में हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखिए प्रोपेन 1 ऑल की स्ट्रक्चर बना लूँ मैं, CH3 CH2 CH2OH, ये बना दी मैंने CH3 CHOH और ये CH3। तो देखिए हमने यहाँ पे तो ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा है, लेकिन हमको तो ये दोनों सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेगा। हम कैसे पता करेंगे कि ये 1 ऑल है या 2 ऑल है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग सीधे सीधे टेस्ट ट्यूब में NaOH और आयोडीन डालेंगे और साथ में कर देंगे हीट। सेम चीज़ यहाँ करेंगे, NaOH लेंगे, आयोडीन देंगे और उसके साथ में कर देंगे हीट। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देखिए ये OH ग्रुप है ना, तो यहाँ से हमको 2 एल्केनॉल ग्रुप मिल रहा है ना यहाँ से मिल रहा है,
ये किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन मुझे चाहिए किस पे, सेकंड पोजीशन पे। तो इसका मतलब इट विल नॉट शो आयोडोफॉर्म। और हमको कैसे पता चल गई कि इसने आयोडोफॉर्म नहीं बनाया, क्योंकि अगर ये आयोडोफॉर्म बनाता तो यहाँ पे येलो पीपीटी आता, लेकिन यहाँ पे येलो पीपीटी नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म कैसा है, येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। व्हेनेवर आयोडोफॉर्म इज फॉर्म्ड दैट मीन्स येलो कलर्ड क्रिस्टल इज फॉर्म्ड। अगर मैं यहाँ लूँ इसको, देखो तो यहाँ से देखो ये 2 एल्केनॉल ग्रुप है। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH और I2 के साथ करा दूंगा तो क्या बनेगा, CH3। मुझे कैसे पता चल गया, मैं कैसे फिजिकली ऑब्जर्व करूंगा, तो सर यहाँ पर येलो PPT बन जाएगा। तो इसका मतलब मैं प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल में डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। एक और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मेरे पास है 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, एक है पेंटेन 2-on और एक है पेंटेन 3-on। ठीक है सर, दोनों की स्ट्रक्चर बना देता हूँ, CH3 CO CH2 CH2 एंड CH3 1 2 3 4 5। दिस इज पेंटेन 2-on और यहाँ ले लूँ मैं CH3 CH2 CO CH2 एंड CH3। मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ NaOH I2 के साथ हीट कर देता हूँ। सेम इसकी रिएक्शन NaOH I2 के साथ मैं इसको हीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो मिथाइल कीटोन ग्रुप की रिएक्शन जब हम लोग NaOH और I2 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा सर, आयोडोफॉर्म। मुझे कैसे पता चल गया, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में येलो कलर्ड का PPT बन गया होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखो ना तो यहाँ से आ रहा है मिथाइल कीटोन, ना यहाँ से बन रहा है मिथाइल कीटोन, इसका मतलब यहाँ पे कोई आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा, मतलब नो येलो PPT। तो एक चीज़ समझ में आ रही है आपको स्टूडेंट, क्या कि आइदर मिथाइल कीटोन और 2 एल्केनॉल ग्रुप अगर प्रेजेंट है then only it will form the yellow colored crystals। तो this is the benefit of this iodoform reaction। जब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे वहाँ पर भी हम लोग इस रिएक्शन को यूज़ करके डिस्टिंग्विश टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, NCM मतलब बोर्ड एग्जाम में डिस्टिंग्विश 3 मार्क्स के आते हैं कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे पूछ लेंगे पेंटेन 2-on और पेंटेन 3-on को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टेट्राहेलाइड्स पर। इम्पोर्टेंट है, जैसे हम लोगों ने मोनोहेलाइड पढ़ा है, डाईहेलाइड हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। फिर हमने पढ़ा है ट्राईहेलाइड, ट्राईहेलाइड में 2 पढ़े हैं, क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं टेट्राहेलाइड। टेट्राहेलाइड का सीधा सा मतलब है भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ने वाले हम लोग, CCl4। और इसी CCl4 का अगर मैं देखो, कॉमन नेम तो आपको पता ही है, कॉमन नेम क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, और अगर IUPAC नेम की बात करूं तो इसका नाम क्या होगा, टेट्रा क्लोरो और मीथेन। ठीक है, अच्छा कॉमन नेम और भी हैं इसके, जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड कोई एक और कॉमन नेम है इसका, पर क्लोरोमीथेन। तो कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको ये नाम भी दिया जा सकता है कि पर क्लोरोमीथेन क्या है। तो पर क्लोरोमीथेन क्या है, सिंपल CCl4। CCl4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नॉन पोलर सॉल्वेंट है ये, क्योंकि इसका नेट डाइपोल मूवमेंट 0 आता है, आपने देखा भी है। नॉन पोलर सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में ये पाया जाता है। चलिए इसकी GMP की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो इसकी GMP सिंपल एक ही मेथड है, CH4 के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करा दो 1:4 का रेशियो लेके, तो आपको क्या मिल जाएगा, CCl4 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट GMP एक ही बहुत है इसकी। और अगर मैं इसकी यूज़ के बात करूँ, इसका मैं यूज़ की बात करूँ, ये पूछा जाता है बोर्ड में, तो इट इज़ यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। ये आग बुझाने के काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमक। आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्डिंग्स पर वो लाल कलर के सिलेंडर जो टंगे रहते हैं, वो उसमें यही पायरीन होती है। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसका इंडस्ट्रियल नेम जो है वो पायरीन है, क्योंकि ये आग बुझाने के काम आता है, पायरीन। ठीक है, और देखिए अगर हम लोग इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताता हूँ जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म से कंपेयर करेंगे।
इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केवल एक बताऊंगा मैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए एनसीईआरटी में तो केवल नाम लिखे हुए हैं कि भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कोई चीज़ है, क्लोरोफॉर्म भी, बस आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी में तो आपको पता चलेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैं यहाँ पे करूँगा एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस, एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। मतलब क्या है कि बेसिक मीडियम में मुझे CCl4 का क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास है CCl4, ये रहा CCl4, और मैं करूँ एक्वस KOH के साथ में इसका हाइड्रोलाइसिस। तो चारों क्लोरीन को हटा के क्या जुड़ जाएगा, चारों OH आ जाएंगे यहाँ पर, ये आ गए चारों OH, ठीक है। हम लोग जानते हैं एक कार्बन एटम पर अगर दो से ज़्यादा OH, दो या दो से ज़्यादा OH हो तो उसमें से क्या निकल जाता है, H2O। तो एक H2O निकाल दिया मैंने, तो क्या बच गया मेरे पास, देखिए ये बच गया, और इसको क्या बोलेंगे, H2CO3, क्या है ये, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और हमने क्या लिया है यहाँ पर, एक्वस KOH। तो एक्वस KOH और कार्बोनिक एसिड रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा K2CO3, जिसका नाम होगा पोटेशियम कार्बोनेट। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इन कार्बन टेट्राक्लोराइड कि व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ CCl4। तो आप लोग कंपेयर कर लेना कि क्लोरोफॉर्म में जब एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो पोटेशियम फॉर्मेट इज द मेजर प्रोडक्ट, और CCl4 में जब हम लोग एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो पोटेशियम कार्बोनेट इज द मेजर प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये था CCl4 के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रियोन्स के बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग शॉर्ट में CFC भी लिख देते हैं। एंड दिस CFC इज द मेजर कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। आपने पढ़ा भी होगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कि दिस क्लोरोफॉर्म या दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो इसीलिए आजकल जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरणविद हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में इसको यूज़ किया जाता है, रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है। तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं, हमारे पास है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी रिएक्शन करा दो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ में और एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में, इट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ बन जाएगा CF2 एंड Cl2। तो देखिए हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कॉमनली फ्रियोन्स भी बोलते हैं। आपको एनसीईआरटी में यही नाम मिलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाई फ्रियोन्स। तो फ्रियोन्स आर जनरली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड दीज फ्रियोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है। और ओजोन लेयर डिप्लीशन कॉजिंग जो सब्सटेंस है, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग इस केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस CCl4। अब देखिए मैं एक छोटा सा एडवांस लेवल टॉपिक लेता हूँ कि नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन्स, हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम का नहीं है नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन्स, ठीक है, ये नीट और जेई लेवल का है। चलिए, तो जैसे मेरे पास ये CF2 Cl2 है, इन फ्रियोन्स का नॉमेनक्लेचर IUPAC ने कुछ अलग तरीके से किया है। तो वो तरीका क्या है, देखिए इनके नॉमेनक्लेचर में हम लोग लिखते हैं फ्रियोन और यहाँ पे लिखते हैं CBA। नाउ व्हाट इज दिस C? C मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम -1। व्हाट इज B? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1। एंड व्हाट इज दिस A? नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। देखिए किसी भी फ्रियोन में ये फ्रियोन CBA IUPAC नोमेनक्लेचर मेथड फॉलो करते हैं। अब जैसे ये है CF2 Cl2, तो मैं इसका नाम कैसे लिखूंगा सर? देखिए पहले लिखूंगा फ्रियोन। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1। तो 1 - 1 कितना हो गया? 0। फिर दूसरा क्या है? B का मतलब क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1। हाइड्रोजन एटम कितने हैं इसमें? 0। तो 0 + 1 कितना आ गया? 1। नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम कितने हैं? 2। तो दिस इज द IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर CF2 Cl2। तो फ्रियोन 0, 1, 2। ऐसे मान लीजिए आपको कोई दे रखा है, एक और फ्रियोन का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे C2
F2 C2 F2 एंड Cl4 ऐसे देख लीजिए, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर करूं मैं तो फ्रीऑन C का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 2, तो इसका मतलब 2 - 1 1 आ गया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 0 है तो 0 + 1 1 आ गया। नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम 2 है तो दिस इज फ्रीऑन 1 1 2। तो दिस इज द नोमेनक्लेचर मेथड फॉर फ्रीऑन्स। तो देखिए स्टूडेंट, ये था सब कुछ डाईहैलाइड, सिलेबस में नहीं था, मोनोहैलाइड, ट्राईहैलाइड, टेट्राहैलाइड, और मैंने लास्ट तक इसको ले आया फ्रीऑन्स पर, ठीक है। अब देखिए, अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हेलोअरीन बचा हुआ है पूरा। हम लोगों ने अभी तक हेलो एल्केन को डिस्कस किया है। अब आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि हमने इस चैप्टर को कितने तरीके से पढ़ा है। आप लोग जरूर डेफिनेटली मेरी एक बात माने, आप लोग एनसीईआरटी जरूर उठा के देखें, और एनसीईआरटी उठाने के बाद फिर मेरे नोट्स को आप लोग एक बार देखें कि हमने कितने सिस्टमेटिक तरीके से इन चीज़ों को समझा है। तो आप लोग जब ये वीडियो देखते हैं, जब आपके मन में ये आता है कि हाँ भाई सर ने अच्छा काम किया है, हमको लॉकडाउन में घर बैठ के हमको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सर सिलेबस करा रहे हैं, तो आप उसमें अपना फीडबैक मुझको बताया करें। उन वीडियोस में कमेंट बॉक्स है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं भाई, यूट्यूब और फेसबुक आप सब लोग चलाते हैं, तो मुझको बताइए तो सही आपका फीडबैक क्या आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको बेकार लग रहा है, या मुझको क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से कि मैं ब्लाइंडली बस आप लोगों को पढ़ाता जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का फीडबैक मुझको मिलेगा तो मैं उसमें इंप्रूवमेंट करूंगा। अगर आप लोगों ने मेरे को अच्छा फीडबैक दिया तो मैं मोटिवेट होऊंगा, और आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में मोटिवेशन की आवश्यकता सबको है। आपसे अच्छा मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हम लोग हेलोअरीन का एक ही वीडियो बनाएंगे पूरा, जिसमें हम लोग हेलोअरीन का जनरल इंट्रोडक्शन, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन में ही, जीएमपी, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होगा। और फिर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे इसकी एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाइए अच्छे से, लॉकडाउन का फ़ायदा लीजिए, मतलब लॉकडाउन का फ़ायदा इस मतलब है कि आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ में इनको ज़रूर शेयर करिए और लाइक तो करिए, ठीक है। थैंक यू।